अब ASP.NET स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो कि जो ASP.NET है उसकी प्रोग्रामिंग या फिर उसकी जो एप्लीकेशंस रहती हैं जनरली हम किस लिए बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब ASP.NET की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इस विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का, ठीक है। और ये विजुअल स्टूडियो का स्टार्ट पेज है। स्टार्ट पेज में जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ रिसेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो जितने भी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट यहाँ आ जाती है जिन पर रिसेंटली हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये गेटिंग स्टार्टेड करके तो यहाँ जो भी हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं .NET फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के बाद में उस लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पर कुछ जनरल पॉइंट्स आपको मिलेंगे या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ लिंक्स यहाँ पर मिलती है आपको, हॉट लिंक्स MSDN से कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे सपोज जैसे लिंक टू SQL ओवरव्यू है, इस पर क्लिक किया तो यहीं पर आपका वेब से कनेक्टेड है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो MSDN.com रहती है इससे आपको कनेक्ट करके वो पर्टिकुलर जगह की आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा, तो वो पेज आपका खुल जाएगा। तो अगर नेट कनेक्टेड है तो वहाँ पर डायरेक्ट खोल देगा, है ना, नहीं है तो फिर वो एरर वगैरह आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी रिसेंट उस पर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हमको ये यहाँ पर कुछ टूल्स रहते हैं, ये टूल बार है आपका, टूल बार क्या, ये मीनू बार है, यहाँ कुछ मीनू ऑप्शंस हैं, है ना, इन सारे मीनूज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज़ आपको ASP.NET की एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर है क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। प्रोजेक्ट का यूज़ हम करते हैं जैसे कंसोल एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, इस तरह की प्रोजेक्ट्स हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट का यूज़ करते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। ये जैसे टेम्पलेट्स रहते हैं कि आपको विंडो एप्लीकेशन बनानी है, कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, डिवाइस एप्लीकेशन बनानी है। डिवाइस एप्लीकेशन मतलब जैसे मोबाइल डिवाइस के लिए या फिर जैसे PDA जो रहता है उसके लिए, तो उस तरह की एप्लीकेशंस भी आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर द नॉर्मल आप प्रोजेक्ट्स। और अगर हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आपको क्रिएट वेबसाइट यहाँ से आप कर सकते हो या फिर यहाँ से फाइल में गए न्यू वेबसाइट, ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ गए न्यू वेबसाइट, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कहीं से भी जाओगे आप तो आपके पास में ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब वेबसाइट इज़ ए ASP.NET वेबसाइट, है ना। वेब एप्लीकेशन मतलब आपका ASP.NEट की एप्लीकेशन। ASP.NEट वेबसाइट सेलेक्ट किया यहाँ से टेम्पलेट्स में से, और यहाँ से आप सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स, तो यहाँ से ऑनलाइन अपन सर्च भी कर सकते हैं कुछ नया। ये आपकी वेबसाइट की डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहेगी कि सी यूज़र ट्रेनिंग डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप पे वेबसाइट 1 के नाम से आपकी एक एप्लीकेशन बनेगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैंने लोकेशन क्या कर रखी थी पहले, शायद E ड्राइव में, ठीक है, ये C# प्रोजेक्ट करके कर रखा था। तो इसी तरह से मैं E ड्राइव के अंदर सपोज़ मैं एक नया प्रोजेक्ट नई फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने वेबसाइट करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये वेबसाइट करके ओपन, तो E के अंदर वेबसाइट, है ना। तो अगर डायरेक्ट मैं इसी को ले लूँगा तो क्या होगा कि वही वेबसाइट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ इस फोल्डर के अंदर भी, ठीक है, अपनी ओरिजिनल वेबसाइट का एक फ़ोल्डर बने। जिससे मैंने एक बना लिया कि डेमो ASP.NET, है ना, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। या फिर डेमो वेब वेब एप्लीकेशन, है ना, ओके। तो अब अगर आप देखोगे तो जो आपके E ड्राइव के अंदर, है ना, जहाँ पर भी हमने सेलेक्ट किया ये वेबसाइट, या सॉरी वेबसाइट नहीं, वेबसाइट्स के अंदर ये डेमो वेब EPP। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ देखो ये कुछ फाइल्स यहाँ बन जाएगी, ये कुछ फ़ोल्डर बनेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब देखते हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये फाइल्स और फोल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये अपना एक वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो यहाँ आप देखोगे अगर, तो ये हमारे पास में HTML की कोडिंग दिख रही है ना, जिसको हम पहचानते हैं HTML है। थोड़ा बहुत कुछ अलग है, चलो XMLNS लिखा हुआ है, यहाँ पर रनएट सर्वर लिखा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट जो कोड है अपना पहचाना हुआ है ना HTML का। इसके ऊपर ये डॉक टाइप रहता है, ये एक्चुअल में
एक कमेंट है, XML कमेंट्स हैं, है ना। ये केवल ये बताता है कि आपका HTML का जो अपन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, है ना, या फिर जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। तो W3C स्टैंडर्ड है और XHTML का हम यूज़ कर रहे हैं 1.0 ये .NET के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्टिव्स, पेज डायरेक्टिव्स रहता है ना। ये पेज डायरेक्टिव्स ये बताता है कि हम ASP.NET टेक्नोलॉजी में इस पर्टिकुलर पेज के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, C#, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली थी, जैसे ही सपोज़ आपने वेबसाइट पे गए, ठीक है, तो ये वेबसाइट में जो अपन ने लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है यहाँ पर, ये नई वेबसाइट के लिए, तो जब हमने वेबसाइट क्रिएट की थी तब ये वाली लैंग्वेज सेलेक्ट की थी यहाँ पर, है ना, और यहाँ से उसकी लोकेशन, ठीक है। तो आपकी जो भी ये पेज है ये आपके C# पे लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी ऑटो इवेंट वायर अप ट्रू रहता है, एक्चुअल में ये इवेंट्स के लिए रहता है कि इवेंट आपके ऑटोमेटिकली वायर्ड अप हो जाए इसमें। ये कोड फाइल है ना, तो C# लैंग्वेज का कोड हम लिखेंगे इसके अंदर, तो कोड फाइल जो रहेगी इसके लिए, ठीक है, वो रहेगी default.aspx.cs। ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन वगैरह अपन सब देखते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ और डिटेल्स हैं, इन्हें डिफ़ॉल्ट पेज, मतलब ये डिफ़ॉल्ट पेज रहेगा, इसको इनहेरिट करेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्चुअल में पेज डायरेक्टिव्स रहता है जो आपको पूरे पेज की डिटेल्स आपको बता देता है ना, कि इसकी कोड बिहाइंड फाइल कौन सी होगी, उसकी लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये जो पेज है, ठीक है, ये पेज है आपका default.aspx, है ना। डिफ़ॉल्ट इज़ द नेम ऑफ दिस पेज एंड .aspx इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ASP.NET वेब पेजेस। तो हर पेज का जो एक्सटेंशन है वो .aspx रहेगा, जितने भी वेब पेजेस हैं, है ना, किसका, .NET की एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। अब ये अलग अलग टैब बन जाते हैं आपके, है ना। स्टार्ट पेज का है, ये डिफ़ॉल्ट का है, ठीक है, और ये अपनी HTML की कोडिंग। अब ये जो कोडिंग है इसके नीचे देखो सोर्स और डिज़ाइन। तो सोर्स तो ये है HTML का कोड, और डिज़ाइन पे अपन जाएंगे तो ये आपका डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, समवॉट सिमिलर टू ड्रीमवीवर, है ना, जिससे उसमें कोड और डिज़ाइन अलग अलग पोर्शन रहते हैं और अपन स्प्लिट भी कर सकते हैं उसी तरह से ये डिज़ाइन, ठीक है। तो अभी देखो जो HTML में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था जो आपको यहाँ पर कुछ डिज़ाइन इंप्लीमेंट करे, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये अपना डिज़ाइन वाला पेज आपको ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें कोडिंग जो करनी है वो अपन बाद में देखते हैं। पहले देखो ये रहता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, है ना, सिमिलर टू कंसोल एप्लीकेशन इन वेब एप्लीकेशन। जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है ये आपको आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स और फोल्डर हैं वो आपको यहाँ पर शो करवाएगा अपने वेबसाइट की, ठीक है। जैसे हमारे पास एक default.aspx वेब पेज है ना, और इसके अंदर एक default.aspx.cs वेब पेज है, ठीक है। तो जैसा मैंने फोल्डर में बताया था, तो ये देखो default.aspx.cs। तो यहाँ पर ये फोल्डर्स है, ये यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि एक्चुअल में default.aspx की एक सब फाइल है default.aspx.cs, है ना। ये है डिज़ाइन वाली फाइल default.aspx, और ये है कोडिंग वाली फाइल। अब ये कोडिंग ये है C# वाली कोडिंग, ना कि HTML वाली कोडिंग, ठीक है, जहाँ पर हम लॉजिकल पार्ट लिखेंगे। अब ये जो C# वाली फाइल रहती है ये एक्चुअल में इसको हम कोड बिहाइंड फाइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है ये कोड आपका सर्वर पर एग्जीक्यूट होने वाला कोड रहता है। वेब एप्लीकेशन में दो अलग अलग एरिया रहते हैं, एक क्लाइंट एरिया, एक सर्वर एरिया, ठीक है। तो जो क्लाइंट एरिया रहता है वहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला कोड रहता है HTML, और इस फाइल के अंदर जो लिखा रहेगा जावास्क्रिप्ट वगैरह सब। और ये जो ASPX फाइल है ना .cs, इसके अंदर रहेगा C# का कोड जो सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हर एक ASPX फाइल से एसोसिएट रहती है एक C# वाली फाइल, है ना, नॉर्मल इस केस में, ठीक है। हम चाहें तो वही C# का कोड इसके बीच में भी लिख सकते हैं, जैसे अपन जावास्क्रिप्ट का कोड इम्बाइट करते हैं HTML के बीच में ही, उसी तरह से हो सकता है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फाइल क्रिएट करके। तो इस तरह से ये अपने पास दो अलग अलग फाइल्स होंगे, और भी आप चाहो तो इसमें फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। ये app_data नाम का एक फ़ोल्डर है ना, ये एक्चुअल में .NET, इसको ASP.NET फ़ोल्डर बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक फ़ोल्डर ऐसे रहते हैं जो ASP.NET ने डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, उसमें app_data रहता है। तो ये फ़ोल्डर या फिर ASP.NET का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड आपकी फाइल्स हैं वो इस app_data के अंदर रहनी चाहिए, कि एप्लीकेशन का डेटा सारा इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए।
इसी तरह से देखो यहाँ पर इस वेबसाइट पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऐड ASP.NET फोल्डर या फिर ऐड न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर करोगे तो ये नाम आपसे पूछेगा, है ना। लेकिन अगर आपने ASP.NET फोल्डर किया तो ये बता देगा कि आपको इनमें से कौन सा फोल्डर बनाना है। जैसे मैंने कह दिया APP कोड बनाना है, तो ये कोड, तो ये APP कोड करके अलग फोल्डर हो गया, ठीक है। तो अब ASP.NET का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जितना भी आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोड है ना, वो कोड आप यहाँ पर डालोगे। क्लासेस जो रहती है जनरली, वो क्लासेस आपको इसमें डालो, ठीक है। अगर आप खुद नया फोल्डर क्रिएट करते हो तो इस तरह से, तो ये आपको नाम देना पड़ेगा इसमें कुछ, है ना। जैसे मैंने इसको दे दिया इमेजेस, है ना, कि मैं इमेजेस जितनी भी पेज में रहेगी, मतलब वेबसाइट में यूज़ होगी, वो मैं सब इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो फोल्डर की बात हो गई। उसके बाद जो पेजेस जो रहते हैं वेब पेज, वो कैसे क्रिएट करना है। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम पे गए तो आपके पास ये नई विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको सारे आइटम्स जो हम अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो सब आपको दिखेंगे। वेब फॉर्म, तो ये वेब फॉर्म वो है default.aspx वाले, है ना, default2.aspx नया पेज बना आपका इसलिए। उसी तरह से आप HTML पेज ले सकते हो, स्टाइल शीट ले सकते हो, XML फाइल ले सकते हो, है ना। इसमें डेटाबेस SQL डेटाबेस ले सकते हो, XML ले सकते हो, है ना। वेब सर्विसेज, मास्टर पेज, क्लास और खूब सारे कंट्रोल्स अपने पास हैं जो हम इसमें, खूब सारे वेब पेजेस हैं जो हम इसमें ले सकते हैं, और ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिलहाल हमको ज़रूरत थी वेब फॉर्म की, ठीक है। तो मैंने सपोज़ इस वेब फॉर्म को मैंने नाम दे दिया कि home.aspx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक चेक बॉक्स है कि प्लेस कोड इन ए सेपरेट फाइल, इस पर चेक लगा हुआ है ना। इसका मतलब हमको जो कोड है वो कोड आपको सेपरेट फाइल में लिखना है। अब सेपरेट फाइल में किस तरह से लिखना है, जैसे देखो, अगर सपोज मैंने इसको हटा दिया, है ना, और ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये ऐड हो गया अपना। अब सपोज यहाँ पर हम गए डिज़ाइन में, है ना, ये आपका home.aspx है, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट पेज था, इसकी कोडिंग में अगर आप देखोगे और इसकी HTML की कोडिंग में देखोगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये HTML का कोड है ना, HTML हेड क्लोज बॉडी क्लोज HTML। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो एक स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है ना, और स्क्रिप्ट में रन एट सर्वर, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है ये सर्वर साइड का कोड। तो जो कोड हम .aspx.cs फाइल में लिखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट के लिए, वही कोड home.aspx में क्या होगा, इसी फाइल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ इसके अंदर मैंने एक बटन ले लिया, है ना, फ़िलहाल सिंपल एक बटन ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उस बटन पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका एक इवेंट जनरेट हो जाएगा, बटन 1 क्लिक इवेंट, ठीक है। तो ये इवेंट कहाँ जनरेट हुआ, इस C# वाली फाइल में। लेकिन अगर home.aspx वाले पेज पर मैंने एक बटन लिया, ठीक, और इस बटन पे डबल क्लिक किया तो देखो कोड कहाँ जनरेट हुआ है, बटन 1 क्लिक, ये आपके स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो हमेशा कोशिश ये करो कि जब भी आप कोई नई फाइल क्रिएट करो तो प्लेस कोड इन अ सेपरेट फाइल, और तभी आप इसको ऐड करो, ताकि ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी सेपरेट फाइल बन जाएगी। क्योंकि सब बेटर स्ट्रक्चर क्या रहता है कि आपका कोड C# का कोड और HTML कोड अलग अलग रहेगा, मतलब एक्चुअल में क्लाइंट साइड कोड और सर्वर साइड कोड अलग अलग फाइल्स में होना चाहिए। एक में भी रखोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैनेज अच्छे से नहीं हो पाता है, सारा कोड आपका हो कुछ रहेगा। इसके बाद ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हमने देखा, है ना, कि किस तरह से अपन इसमें कंपोनेंट ला सकते हैं। उसके बाद देखो ये टूल बॉक्स रहता है जिसमें आपको टूल्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये टूल्स क्या रहते हैं, टूल्स एक्चुअल में जिनका यूज़ करके हम अपनी प्रोग्रामिंग करें। तो ये एजेक्स एक्सटेंशंस हैं। एजेक्स तो नॉर्मली हो सकता है कि आपके सिस्टम में नहीं आए, क्योंकि ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है ना। विजुअल स्टूडियो 2005 जो है ये .NET, इसके साथ में एजेक्स के कंपोनेंट्स नहीं रहते, तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इसकी कोई बात नहीं करें, हमारे लिए काम का है स्टैंडर्ड, है ना। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में आप देखोगे तो यहाँ पर ये खूब सारे कंट्रोल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। उसके बाद जैसे ये स्टैंडर्ड टैब है, उसी तरह से एक डेटा टैब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको कंट्रोल से दिखाई देंगे वो सब डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे वैलिडेशंस हैं, है ना। तो
फॉर्म्स को वैलिडेट करने के लिए, है ना, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर इस तरह से हैं, तो ये भी हम सब चला कर देंगे। तो इस तरह से आपको नेविगेशन, लॉगिन, वेब पार्ट, HTML, क्रिस्टल रिपोर्ट और जनरल में कुछ नहीं रहता है। हम चाहें तो अपने सिलेक्टेड कुछ कंपोनेंट इससे लग रहे हैं हमको कि जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो हमको बार बार सर्च करने पड़ रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पर उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टूल बॉक्स के टैब कहलाते हैं, जिन टैब में अलग अलग कैटेगरी के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। अब देखो ये टूल बॉक्स हो गया। इसके बाद देखो इस बटन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये एक प्रॉपर्टी विंडो रहती है। तो इस प्रॉपर्टी विंडो में आपको जिस कंट्रोल पे हमने क्लिक करके रखा है, तो उस कंट्रोल की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, जैसे बैक कलर, बॉर्डर कलर, स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, है ना, बॉर्डर विड्थ, इसके बाद ये फॉन्ट, है ना, इस तरह से खूब सारी प्रॉपर्टीज़ हमको। ये टेक्स्ट, जैसे यहाँ बटन लिखा हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया हेलो, तो यहाँ इस बटन के अंदर हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। अब एक्चुअल में देखो ये प्रॉपर्टीज़ है क्या, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने क्लास बनाते वक्त बताई थी मैंने आपको, है ना। हमने क्या देखा था कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं सेट और गेट मेथड का यूज़ करके। सेट मेथड का काम क्या रहता है, वैल्यू को सेट करना, और गेट मेथड का काम रहता है वैल्यू को रिटर्न करना। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो टूल बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, ये एक एक क्लासेस हैं, है ना। जैसे लेबल हो गया, बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लिंक बटन हो गया, ये सब क्लासेस हैं। और आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया एक, है ना, तो हमने क्या किया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम एक क्लास के कितने ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना, तो हम एक बटन क्लास के कितने ही ऑब्जेक्ट बना लो, डालते जाओ। ठीक है, तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है हमारे पास, हमको कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो वही रहा है क्या, कि हर एक की क्लास बनती जा रही है। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, अब जैसे हर ऑब्जेक्ट का अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो यहाँ गए आप, इसके अंदर गए तो इसकी प्रॉपर्टी में अलग दिखा, चाहे आप इसमें लिख दो हाई तो आपको हाई दिखाई देगा, इसमें कुछ और लिख दो, इसमें कुछ और लिख दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये रहता है अपने पास में। अब सपोज फिलहाल मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक, और अब मैं इसको सोर्स में जाता हूँ। ठीक है, तो सोर्स में अगर आप जाके देखोगे तो ये बाकी HTML पूरा एज इट इज़ है पहले वाला, लेकिन चेंज कहाँ आया, यहाँ पर। ये देखो, ये यहाँ पर एक सिंगल लाइन लिखी हुई है। तो ये एक्चुअल में ये ASP कॉलन करके जो रहता है, तो ये सारे ASP.NET के कंट्रोल्स के लिए कोडिंग रहती है। तो जो बटन हमने बनाया है अभी, है ना, वो बटन वो वाला बटन नहीं है जो HTML में हुआ करता था। ये वो बटन है जो ASP.NET में रहता है। ठीक है, तो ASP.NET के जितने भी कंट्रोल्स रहेंगे वो सारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ASP कॉलन से, ASP कॉलन बटन। फिर उसके बाद उसको एक यूनिक आईडी दिया है बटन 1। ये यूनिक आईडी हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रनएट सर्वर। अब ASP.NET के जितने भी कंट्रोल्स रहते हैं वो सब रनएट सर्वर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रोल्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगे सर्वर पे, तो हर सर्वर कंट्रोल के लिए आपको रनएट सर्वर लिखना ज़रूरी रहता है। अगर मैंने इसको रनएट सर्वर हटा दिया है तो ये कंट्रोल आपका नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन क्लिक, है ना, कि ऑन क्लिक पर क्या होना है, बटन 1_click एक इवेंट आपका इनिशिएट हो जाएगा। टेक्स्ट में हेलो, ठीक है, तो जो बटन है उसका टेक्स्ट जो है वो हेलो बना हुआ है। अब ये चीज़ आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोडिंग भी कर सकते हो, है ना। आपको अगर कोडिंग आती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कोडिंग कर लो। जैसे सपोज मैं एक की आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा मैंने ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ID में दे दिया मैंने TXT नेम, ठीक है, इसको भी आपको रनएट सर्वर करना पड़ेगा।
कोट्स में डालो, ठीक है। यहाँ अगर कोट्स में नहीं डालोगे तो एरर आने लग जाएगी आपको, क्योंकि ये XHTML है ना, और XHTML एक्चुअल में थोड़ा सा HTML का स्टैंडर्ड वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। फिर सपोज जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो इसका ऑन क्लिक इवेंट वगैरह तो नहीं रहता, तो इसमें सिंपल हमने टेक्स्ट भी छोड़ दो चाहो था ये कर दिया, या फिर इसको आप यहाँ स्लैश लगाकर इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हटा सकते हैं, तो भी आप अगर आप डिज़ाइन में जाओगे तो ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना, ठीक है, इस तरह से। तो आप कोडिंग भी कर सकते हो यहाँ से। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टी में गए आप, इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से भी गए, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, तो देखो हमने आईडी क्या दिया था इसको, txt नेम, तो आईडी आ गया, है ना। रनेट हमने इसको सर्वर बना रखा है, तो वो तो ज़रूरी है ही, कंपलसरी, ठीक है। और भी आप चाहो तो, अब जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो मैंने लिख दिया इसमें हेलो, है ना। तो यहाँ अगर आप देखोगे सोर्स में जाकर, तो यहाँ पर ये देखो हेलो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप इस तरह से यहाँ से भी काम कर सकते हो, कोडिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली कोडिंग में हमको करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर काम अपना यहीं से हो जाता है। अब एक चीज़ और देखोगे, अगर मैं ये सपोज ये बटन है, इस बटन को मैं उठाकर यहाँ डालता हूँ, है ना, तो भी वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको फिर उठा के यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ, नहीं, इसको उठा के डालने की कोशिश करता हूँ, नहीं, है ना, मतलब सब ऊपर ही आ रहे हैं हेडिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब डिपेंड किस पे कर रहे हैं, HTML पे, ठीक है। तो आपको अगर उनकी पोजीशन चेंज करनी है तो आपको HTML में चेंज करना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे सपोज़ मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इंटर कर दिया, तब नई लाइन अपनी कैसे होती है, BR से। तो आप जितने इंटर करोगे उतने BR टैग लग गए, ठीक है। और सपोज आपने सारे BR टैग डिलीट कर दिया बस, ठीक है। तो यहाँ देखा, तो यहाँ पर से अब ये हो गई इनकी पोजीशन की बात। अब देखो इसी में एक ऑप्शन और रहता है कि यहाँ लेआउट में गए और यहाँ पोजीशन करके रहता है, तो पोजीशन में ऑटो पोजीशन ऑप्शन में आप जाओ, यहाँ से चेंज पोजीशन कर दो, है ना, और यहाँ से एब्सोल्यूट पोजीशन कर दिया, ओके, ठीक है। अब अगर आप इसको उठाओगे यहाँ से और यहाँ लाओगे, चेंज नहीं किया, चलेगा, लेआउट में गए, पोजीशन में गए, तो पोजीशन हो, रिलेटिवली पोजीशन कर लो, नहीं एब्सोल्यूट ही रहेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब सपोज मैं लेकर देखता हूँ नया कंट्रोल, अब इसको मैं उठा के अगर यहाँ रखूँगा तो ये देखो यहाँ आ जाएगा, है ना। मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गई, अब ये पोजीशन है इसकी एब्सोल्यूट। अब कोई जादू तो हो नहीं रहा है, हर चीज़ के लिए कोडिंग ही जिम्मेदार है। तो इसके पीछे देखो कोडिंग में हुआ क्या हम देखते हैं, है ना। तो इस बटन की कोडिंग देखते हैं, तो यहाँ देखो ये है वो बटन, तो है वो ये ASP बटन, ID में बटन 3, ID कुछ भी दे सकते हैं, रनेट सर्वर। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट लग गया है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट किसके लिए रहता है, CSS के लिए, है ना। तो इसमें देखो स्टाइल लग गई पूरी, Z इंडेक्स शो करता है ओवरलैपिंग को, है ना, कि ओवरलैप्ड हो जाए आपका, वो 100 दे दिया इसने, ठीक है। फिर लेफ़्ट में मतलब उस पर्टिकुलर कंट्रोल की लेफ़्ट से पोजीशन कितनी रहेगी, है ना, पोजीशन क्या है उसकी एब्सोल्यूट, है ना, और टॉप से वो कितने डिस्टेंस पर है, ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर चेंज करोगे इसकी पोजीशन, सीधे वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोडिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कोडिंग में चेंज करो तो वहाँ चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है अपना पोजीशन वाली बात, ठीक है। अब जैसे ये कंट्रोल्स हैं, अब ये कंट्रोल्स तो आ नहीं रहे यहाँ पर, है ना, तो ये ऊपर चला गया। अब इस पर आप जाओगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप खींच के लाओगे तो अभी नहीं आए, ये आप वापस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इनकी पोजीशन को कहीं पर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली बेटर ये रहता है कि आप क्या करो, टेबल का यूज़ करके उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक रखो। अभी आप बंद कर तो सकते हो, लेकिन कहीं कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है।
इसको अब जैसे चेंज करना हो वापस से, हम चाहते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं रहे इसकी पोजीशन, है ना। तो इसको सिलेक्ट किया पर्टिकुलर को, और आप लेआउट में गए और पोजीशन में गए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, नॉट सेट कर दिया तो ये वापस से आपका उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम पोजीशंस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वापस आप इसको ये करोगे, अब इसको वापस एब्सोल्यूट करना है तो वापस लेआउट में गए और यहाँ से पोजीशन में एब्सोल्यूट कर दिया तो वापस इसको उठा के डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने काम आएगी इसमें। अब थोड़े से कंट्रोल्स देख लेते हैं, इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ वापस से। ठीक है, और मैं लेआउट में जाकर पोजीशन में, ऑटो पोजीशन में देखिए इसको चेंज कर दूँ वापस, है ना, या फिर लगा देते हैं फिलहाल, है ना, अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट रख लेते हैं। ठीक है, अब ये लेबल कंट्रोल रहता है, तो एक्चुअल में लेबल का काम क्या है, कोई भी टेक्स्ट को शो करना, है ना, इसकी भी प्रॉपर्टी रहती है। तो यहाँ लेबल टेक्स्ट में क्या है, लेबल। ठीक है, तो इसको हम हटा दें और हटाकर सपोज मैंने लिख दिया कि वेलकम टू माय वेब साइट, ये हमने लगा दिया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ टॉप पे रख दिया, वेलकम टू माय वेबसाइट। वेलकम के बाद में ये लेबल हो गया सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए। ठीक है, इसको हम कोडिंग से भी कर सकते हैं कुछ काम। ठीक है, जैसे बटन है और इस बटन की प्रॉपर्टी में मैंने इस बटन पे क्लिक किया। अब प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस पर क्लिक करके रखो और तब प्रॉपर्टी ओपन करो तो उसकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी। इन केस क्लिक करने के बाद भी नहीं दिखती तो राइट क्लिक करो इस बटन पे और प्रॉपर्टी में जाओ तो ये आपको आ जाएगी। अब यहाँ से जाकर मैंने इस बटन का नाम चेंज कर दिया, मैंने कह दिया से हेलो। ठीक है, और इसमें इसका बटन का मैंने दे दिया नाम BTN से हेलो, है ना, ये हमने उसको एक आईडी दे दिया। ठीक है, अब जनरली हम किसी का भी आईडी या नेम वगैरह देते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि एक हमने एक प्रीफिक्स यूज़ किया है, तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन रहता है। हर कंपनी अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करती है, अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ करती है, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड हमको यूज़ करना ज़रूरी रहता है। ज़रूरी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से नहीं, इन टर्म्स ऑफ मतलब ये समझो कि हमारी हेल्प के लिए हम वो काम कर रहे हैं ताकि हम इसको आसानी से रीड कर पाएँ, आसानी से समझ पाएँ ये बटन क्यों है ना। और देखो जिससे इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो इसका एक क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लिक इवेंट था पहले वाले बटन का, वो डिलीट कर दिया हमने, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको भी डिलीट कर देता हूँ। वैसे इस तरह से डिलीट विलीट मत करना कोड, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी अपने को। अब देखो BTN से हेलो _ क्लिक, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये से हेलो का क्लिक इवेंट है ना, बटन 1 बटन 2 नहीं लिखा हुआ। और सपोज़ हम चाहते हैं कि जैसे कोई बटन पे क्लिक करे यहाँ पर उसके लिए जो लेबल था उसमें कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने देखा कि लेबल, देखो वापस से लेबल पे आ जाते हैं, ये लेबल है, इसका कुछ आईडी होगा, ये लेबल 1, तो लेबल को मैंने लिख दिया LBL मैसेज। इस पर डबल क्लिक किया तो इसका ये क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। अब देखो LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट, है ना, इसमें भी आपको इंटेलिजेंस के थ्रू पूरी हेल्प मिलती जा रही है। ठीक है, डॉट टेक्स्ट। नाउ टेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ LBL मैसेज कंट्रोल इक्वल टू, सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखो, ये मैंने कहा प्रॉपर्टी है। अब मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी के अंदर गेट और सेट मेथड का यूज़ होता है। जब हम प्रॉपर्टी इक्वल टू करके कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो कौन सी मेथड कॉल होती है, वो सेट मेथड, है ना। और अगर इसी लेवल को मैं कहीं और यूज़ करता, लेवल डॉट टेक्स्ट को राइट हैंड साइड पे कहीं यूज़ करता तो गेट मेथड को। अब इसको, हाँ अभी तक अपन प्रोग्राम बनाते तो जा रहे पर रन करके नहीं देखा हमने। ठीक है, चलो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से डिबग किया, है ना, डिबग में रन का ऑप्शन। रन करते से सबसे पहले ये एक विंडो आ रही है। ये विंडो क्या कह रही है कि ऐड ए न्यू वेब डॉट कॉन्फिग फाइल विथ डिबगिंग इनेबल, है ना। तो ये एक फ़ाइल ऐड करने के लिए आपको पूछ रहा है, तो वो फाइल हमको ऐड करनी रहती है वेब डॉट कॉन्फिग। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है जिसमें पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम उसमें कर सकते हैं।
ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, इसको ऐड कर दो बस। जैसे ही आप ऐड करोगे, ओके कर दिया हमने, वैसे ये फाइल तो ऐड हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक पॉपअप मेन्यू खुल गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ASP.NET डेवलपमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है http//localhost और कुछ पोर्ट नंबर और एप्लीकेशन का नाम। तो एक्चुअल में ASP.NET इज़ ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, है ना। तो उस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि एक तो रहेगा क्लाइंट, तो क्लाइंट ऑलवेज कौन रहता है, ब्राउज़र रहता है अपना। ठीक है, और जो सर्वर रहता है, ठीक है, वो सर्वर आपको ज़रूरी है। लेकिन हम अभी एक सिंपल अपने लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में .NET के अंदर .NET 2005 ने एक सर्वर इनबिल्ट आपको .NET के साथ में दिया है, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट सर्वर, ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर। तो जैसे ही हमने एप्लीकेशन रन की, वो सर्वर आपका सर्विस देना, प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो उसने जो भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन से आई थी उसको प्रोसेस किया, और उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स देना था वो उसने दे दिया। अब जैसे स्टार्टिंग में तो वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ गया। अब जैसे मैं से हेलो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, से हेलो पे क्लिक करूँगा तो जनरली जैसा हम वेबसाइट एक्सेस करते हुए देखते हैं, है ना, कि यहाँ पर क्या आ जाता है, वो बार आता है, बार आने के बाद में आपका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी देखो, आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं से हेलो पे क्लिक करूँगा तो एक नीचे स्टेटस बार में एक बार आएगा, आया थोड़ी सी देर के लिए, और यहाँ पर हेलो लिखा हुआ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया, इसका क्लिक इवेंट फायर होगा, और फायर होते से ही लेवल मैसेज डॉट टेक्स्ट में हेलो आपका आ जाएगा। तो ये इवेंट्स रहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। और ये अपना वेब पेज अभी भी ओपन है। यहाँ आप देखोगे तो देखो, यहाँ लिखा हुआ http://localhost और पोर्ट नंबर, और यहाँ वेबसाइट का नाम और default.aspx। तो ये लोकल होस्ट क्या डिनोट करता है कि जो सर्वर है वो सर्वर हमारी लोकल मशीन पर ही है, और उसको एक पोर्ट नंबर साइन हो जाता है। तो ये पोर्ट नंबर क्या शो करता है, ये आपकी इंडिविजुअल एप्लीकेशन को शो करता है कि हम कौन से एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। खैर, इसको भी इतना डिटेल में अभी फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है हमको। फिलहाल हमको ये पता करना है कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्टॉप। अब ये रनिंग कंडीशन में है अभी, तो रनिंग कंडीशन से स्टॉप में करने के लिए 2-3 ऑप्शन है। या तो इसको क्लोज़ कर दो ब्राउज़र को, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप में हो जाएगा, या फिर यहाँ पर एक स्क्वायर बटन रहता है, जिस स्क्वायर बटन से क्लिक करके आप कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ से फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर बटन आपका चला जाएगा और वापस आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, ये भी इनेबल हो जाएगा। अब ये default.aspx जो पेज था वो आपका चला, ठीक है, और ये home.aspx है। लेकिन हम चाहते थे कि ये होम पेज जो है, इस होम पेज पर हमने एक बटन डाल रखा है, हम चाहते हैं कि ये वाला पेज स्टार्ट हो। जैसे मैं रन करूँ तो मेरी वेबसाइट का ये वाला पेज स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ और home.aspx पर राइट क्लिक करो और सेट एज स्टार्ट पेज। तो अब कभी भी आप जैसे रन करोगे अपनी एप्लीकेशन को तो कोई एरर तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि कोड तो अपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब जो पहला पेज खुलेगा आपका वो कौन सा रहेगा, home.aspx। ठीक है, तो ये अपना home.aspx पेज। फिर इसको क्लोज करोगे तो वापस से आपका नॉर्मल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कितनी भी फाइल्स ऐड कर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सारी विंडोज़ जो दिख रही, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो, अगर इन केस ये नहीं दिखती है तो आप व्यू में जाकर इनको ढूंढ सकते हो। ये प्रॉपर्टी विंडो है ना, तो ये प्रॉपर्टी विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद व्यू में गए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा, है ना। उसी तरह से आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे सारे। टूल बॉक्स, तो ये टूल बॉक्स हाजिर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो अपना जो एडिटर है, उस एडिटर को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जनरली टूल बॉक्स यहाँ रहते हैं,
ठीक है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहीं रहता है और प्रॉपर्टी यहाँ रहती है, लेकिन हम इनकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। एक ये सर्वर एक्सप्लोरर रहता है जो डेटाबेस को बाइंड करता है ना, इसका भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ डेटाबेस कनेक्टेड है, ठीक है, ये है ना। तो सर्वर से आप यहाँ से डेटाबेस को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, जैसा हम इंटरप्राइज मैनेजर में या मैनेजमेंट स्टूडियो में करते हैं उसी तरह से। नाउ ये जो कंट्रोल्स हैं इनको हम रीपोजिशंस कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे देखो ये हम जैसे ही माउस हटाएंगे तो वो वापस से फोल्ड हो जाता है, तो इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर एक पिन रहती है, आप पिन लगा सकते हो, ठीक है। अब इस सपोज टूल बॉक्स को आप डबल क्लिक करो तो ये आपका फ्री हो जाएगा, है ना। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो। ये ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शंस का मतलब ये है कि इसको हम कहाँ रख सकते हैं। देखो मैंने सपोज यहाँ किया, इसके नीचे वाले, तो मतलब ये पूरा जो एरिया आ रहा है बीच वाला, इस एरिया के नीचे वाले पोर्शन में आ जाए, ठीक है। चेंज करना है, वापस डबल क्लिक किया, फिर एक पकड़ो। अब मैंने लेफ़्ट किया, राइट किया, तो ये क्या कह रहे हैं हम इसको कि राइट साइड लेफ़्ट साइड में आ जाए, तो ये लेफ़्ट में लग जाएगा, है ना। तो राइट साइड, तो आपका यहाँ पे काम करो, ठीक है। इसी तरह से हम इसको पहले फिक्स करो, फिक्स करने के बाद कहीं से भी कहीं पर भी उठा के डाल सकते हैं, चारों दिशाओं में, है ना, कहीं पर भी। तो ये अपना टूल बॉक्स आ जाएगा। तो सपोज़ फ़िलहाल हम वापस यहीं लगा देते हैं अपनी जगह पर इसको, है ना। इसको पिन हटा दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ जैसे ये विंडो है ना, तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर रखा है, तो आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, न्यू हॉरिजॉन्टल टैब, ये बन गया आपका, ठीक है। तो वो जो पेज था उसके लिए अलग टैब बन गया, और ये पेज था इसके लिए अलग टैब बन गया। तो ऐसा आप बना सकते हैं, फिर दो अलग अलग टैब हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, छोटा बड़ा अपन कर सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है। चलो वापस भले इसको आप उठा के क्या कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, है ना। तो ये तो हम एडिटर की फैसिलिटी देख रहे हैं कि किस तरह से एडिटर हमारे लिए काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये ऑप्शन, या फिर डीबग में जाकर स्टार्ट डीबगिंग का ऑप्शन रहे। कंट्रोल यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं,